तो यहाँ पे लिख लेंगे इस नियम के अनुसार। ध्यान देंगे, बहुत आसान नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको नियम क्या होगा याद होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे। और यहाँ अनुसार के बाद से जो है ध्यान देंगे क्या लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार के बाद से यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बना लीजिएगा और लिखेंगे किसी बंद, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, गुजरने वाले, गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स उस पर, उस पर, उस पर उपस्थित, उस पर उपस्थित, उपस्थित आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ कुल वैद्युत फ्लक्स किससे दिखाएंगे, फाई ई से दिखाएंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर उस पर उपस्थित आवेश, उस पर उपस्थित आवेश किससे दिखाएंगे, क्यू से। क्यू का मतलब क्या होता है, गुणा 1/ε, 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसका नियम इसी में छिपा हुआ है। कैसे समझेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर क्यू को गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ε0 हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, फाई ई बराबर हो गया क्यू बटा ε0। यह किनका सूत्र हो गया, गाउस का जो है नियम बन गया। अब यह सूत्र कैसे बना, इसका निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अब गाउस का सूत्र का निगमन, गाउस का सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे इसका सूत्र का जो है निगमन किया जाएगा, गाउस का सूत्र का निगमन, निगमन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है गाउस ने एक गॉसियन पृष्ठ लिया और उस गॉसियन पृष्ठ पे जो है ये सूत्र को बनाया। तो यहाँ पर हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए कि गाउस के सूत्र का निगमन। अब हेडिंग नोट करने के बाद से जो है अब यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक जो है वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर इसका केंद्र है, या यहाँ केंद्र है, केंद्र से जो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कोण बना है, इस कोण को तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, डी ओमेगा कहा जाता है। और इसको बोला जाएगा क्षेत्रफल। इसका नाम क्या बनेगा, डी ए। इसका क्षेत्रफल जो है इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या बन गया, डी ए। और इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है क्या है, आर है। और यहाँ पर इसके केंद्र पे जो आवेश है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब इतना जो है पहले माना को इतना लिखना पड़ेगा कि माना गॉसियन पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल ए है, इसके भीतर क्यू आवेश है, आवेश बिंदु ओ पर रखा हुआ है। यह आवेश बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ है। और उसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो अब जा करके इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले माना इतना लिखा जाए तो लिख लेंगे यहाँ पर माना, माना गोलीय पृष्ठ, माना गोलीय पृष्ठ, क्योंकि यहाँ गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं या जो है गोली पृष्ठ भी बोल सकते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल लिखेंगे ए, क्षेत्रफल ए जिसके
जिसके भीतर क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर रखा गया है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें लिखेंगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इतना पहले जो है माना को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब माना लिखने के बाद से जो है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं पढ़ाई हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, यह पढ़ाई कर चुके हैं, जो है बताया जा चुका है और इसका निगमन भी किया जा चुका है। लिख लेंगे यहाँ पर वी नो डैट मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो ई बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बन गया समीकरण नंबर, इसको कहेंगे 1, यह पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण जब लिखेंगे तो इसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे ई ए हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में ई के स्थान पे रख लेंगे। तो क्या बनेगा, फाई ई बराबर हो जाएगा। अब ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे ये मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ए। यह किसका मान हो गया, तो यह ई का मान यहाँ पर रख लिया गया। अब रखने के बाद से जो है अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा फाई ई बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे जो है क्यू बटा जो आर स्क्वायर है, तो इसको ए बटा आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यू यहीं पर रहेगा। तो क्यू इंटू हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो ए बटा आर स्क्वायर जो है यह सूत्र है। यह किसका सूत्र होता है, तो ओमेगा का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा, डब्लू का आकार का होता है, ओमेगा बराबर होता है ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बटा आर स्क्वायर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बनेगा क्या, फाई ई हो जाएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो गया और ए बटा आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। तो ओमेगा कैसे बना, क्योंकि ओमेगा का वह सूत्र है ए बटा आर स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर होता है 4 पाई होता है। अब इस ओमेगा को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा और ओमेगा को हटा करके क्या लिखेंगे, 4 पाई लिख लेंगे। तो यह किसका मान है, यह 4 पाई जो है ओमेगा का मान। यह भी सिद्ध कराया जा चुका है ओमेगा 4 पाई कैसे बना, इसका निगमन करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 4 पाई कैसे आया है।
अब यहाँ 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब कटने के बाद से बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5e बचेगा, बराबर हो गया, ऊपर क्या बचा है, q बचा है, और नीचे क्या बचा है, एप्सिलॉन 0 बचा है। तो यह किसका नियम आ गया, गाउस का परमेय। गाउस का जो है नियम इसको बोलेंगे, गाउस का परमेय बोल सकते हैं या गाउस का नियम। तो गाउस ने क्या सूत्र बनाए थे, 5e बराबर q बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, यही जो है बनाए थे और इसको सिद्ध करके जो है बताया जा चुका, कैसे वह सिद्ध किए थे। नीचे लिख देंगे यही गाउस, या लिख सकते हैं यही गॉस का परमेय, लिख देंगे गॉस का परमेय का सूत्र है। गॉस का परमेय का क्या है, सूत्र है। निगमन हो गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो यह निगमन आपको P और इस बिंदु का नाम हो जाएगा Q, PQ हो जाएगा, और यहाँ जो बिंदु है C और नीचे जो बिंदु है यह हो गया D, मतलब CD पर लंब क्या है, PQ है। समझ में आ रहा होगा, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। अब इस जो है रिजरेखी जो धारावाही चालक है, इस पे एक अल्पांश लंबाई लेंगे। अल्पांश लंबाई मतलब इसमें छोटा सा एक लंबाई लेंगे। अब यहाँ से जो है इसका एक अल्पांश लंबाई हो जाएगा। यह जो है क्या है, अल्पांश लंबाई है, इस चालक का जो है अल्पांश लंबाई। अब यहाँ से जो अल्पांश लंबाई है, तो अब यहाँ से इसको इस बिंदु पर क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। तो अब जो है यहाँ से जब इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे, और इस अल्पांश लंबाई क्या है, तो यहाँ लिखेंगे DL, या अल्पांश लंबाई का माप क्या है, तो DL है। अब यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है R है, और यहाँ C से भी यहाँ P को मिला लेंगे, और D से भी इसको क्या करेंगे, P को मिला लेंगे। तो C से P भी और D से भी P को क्या किए हैं, मिलान कर लिए हैं। अब इसकी टोटल जो बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी को क्या लिख सकते हैं, इसके बीच की दूरी जो है R है। यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी R, मतलब P से Q के बीच की जो दूरी है वह क्या है, R है। और यहाँ P से और यहाँ पे जो है इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम A, और यहाँ नाम रख सकते हैं B। तो यहाँ से मतलब B से और P के बीच की जो दूरी है, यहाँ से टोटल ये दूरी क्या है, x है। इसको ध्यान से आप सभी विद्यार्थी बनाते रहिए। और यहाँ से जो कोण है, यह जो कोण बना है, तो इस कोण को याद रखेंगे, क्या रखेंगे, φ2, क्या रखेंगे, φ2। और यहाँ से पूरा जो कोण होगा, यहाँ से लेकर के इसका पूरा जो कोण होगा, यहाँ लिख देंगे φ1। याद रखिएगा, यह जो पूरा कोण जो होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण φ1, और यहाँ से जो है, यहाँ से जो कोण है यह क्या है, φ2। अब यहाँ जो है नीचे है, जैसे आप निर्देशांक जब देखेंगे तो यह चार निर्देशांक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यह जब नीचे जो रहता है वह क्या होता है, माइनस होता है, और जो ऊपर रहता है वो क्या रहता है, प्लस होता है। मतलब समझ में आ रहा होगा कि यह प्लस क्यों लिखें, क्योंकि यह जो है धन दिशा में है, और यह नीचे जो रहता है वो क्या होता है, ऋण दिशा में है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, φ2 के ऊपर माइनस और φ1 के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जो है इसको एक, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, वो बिंदु हो जाएगा C, और यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ कोण बन जाएगा क्या, थीटा। तो इतना बनाने के बाद से अब यहाँ पे जो है डेल यल, जो है डेल यल का नाम क्या है, अल्पांश लंबाई के कारण जो P बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र का पहले तीव्रता की गणना करेंगे। और इसके जो बीच का जो कोण है, ध्यान दीजिएगा, इसके जो बीच का जो कोण है इसको फाई मानेंगे। क्या मानेंगे, फाई। याद रखेंगे, फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले चित्र को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले चित्र में क्या था, एक रिजरेखी जो है धारावाही चालक है, बाहर एक बिंदु P है, P से इस पे लंब डाला गया है, और एक जो है अल्पांश लंबाई लिया गया है। अल्पांश लंबाई से P बिंदु से, माने A से P बिंदु और B से P बिंदु को क्या किया गया है, मिलान किया गया है। और यहाँ से C से P बिंदु, D से
पी बिंदु को मिलान कर लेंगे। अब यहाँ जो कोण बनेगा φ2, ऊपर जो कोण बनेगा φ1, और ये φ1 प्लस होगा और φ2 क्या रहेगा माइनस होगा। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है r है, और यहाँ से जो है इसकी बीच की दूरी क्या है x है। तो अब यहाँ लिख लेंगे अल्पांश dl, अल्पांश क्या लिखेंगे dl के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न क्या लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ D जो L के कारण है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे dB से। और यहाँ जो है बायो-सेवर्ट का नियम आप लोग जानते होंगे, dB बराबर हो जाएगा, और यहाँ बायो-सेवर्ट का सूत्र क्या होता है μ0 अपान क्या होता है 4 पाई होता है, आई होगा डेल एल। तो डेल एल का मतलब यहाँ पर डी एल हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से जब जो है डेल यल जो लिया गया है इसका जो दूरी क्या है, तो P बिंदु से इसकी बीच की दूरी क्या है x है, तो यहाँ लिख लेंगे x का वर्ग हो जाएगा। तो dB बराबर क्या सूत्र बना μ0 अपान 4 पाई आई डेल यल साइन थीटा बटा x का वर्ग। अब x का वर्ग क्यों किए हैं, क्योंकि जो दूरी है मतलब डी यल का जो दूरी है P बिंदु तक वह क्या है x है। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब इससे जो है समीकरण इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो ये किसके नियम से आया है, तो बायो-सेवर्ट के सूत्र हुआ dB बराबर μ0 अपान 4 पाई आई डेल यल साइन थीटा बटा x का वर्ग। मतलब x जो है यहाँ दूरी x है इसलिए x का वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज का नाम है ABC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो यहाँ पे जो त्रिभुज ABC में सूत्र होता है एक साइन थीटा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। ये किसका सूत्र है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब इसमें क्या है, तो त्रिभुज में देखेंगे ABC में तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है वह लंब होता है। तो यह थीटा के ठीक सामने भुजा लंब क्या है BC है, तो यहाँ BC हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा, जब थीटा के सामने भुजा लंब होता है यह आधार हो गया कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा DL होगा, क्या होगा DL। तो समझ में आ रहा होगा चित्र में कि यह थीटा है, त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है, थीटा के ठीक सामने भुजा लंब होता है, आधार कर्ण इसमें क्या है AB हो जाएगा। तो AB के जगह पे क्या लिखेंगे DL लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है इसमें गुणा कर लेंगे, जब DL में जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा BC बराबर हो जाएगा BC बराबर DL क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यह बन गया किसका माना गया BC का। और यहाँ जो देखेंगे ध्यान से DL साइन थीटा और यहाँ पर क्या है DL साइन थीटा, मतलब DL साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह BC बराबर जो है DL साइन थीटा कैसे बना। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, यहाँ समीकरण बन जाएगा 2, एक समीकरण 1 बन गया और यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि BC का मान जो है DL साइन थीटा का मान किस में रख लेंगे समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 का मान जो निकला है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या करेंगे 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है मान को क्या करेंगे रख लेंगे। तो क्या बन जाएगा समीकरण 1 क्या बनेगा, तो समीकरण 1 बनेगा DB बराबर क्या होगा μ0 अपान 4 पाई और यहाँ क्या है आई हो जाएगा DL साइन थीटा, DL साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे BC,
BC हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या है, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये किस में मान रखे हैं, तो समीकरण 1 में जो है इसका मान रख लिए हैं। किसका मान, 2 का DL साइन थीटा को हटा दिए हैं और उसके स्थान पे क्या लिखे हैं, BC, तो BC हो गया। अब यहाँ एक सूत्र पढ़े होंगे, कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। अब यहाँ एक जो कोण बना है, जो इसके बीच में जो त्रिभुज बना है, इसमें कोण जो है डी फाई है। क्या है, डी फाई। तो डी फाई कोण हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डी फाई बराबर चाप। चाप क्या है इसमें, BC हो जाएगा। चाप जो इसमें क्या है, BC है, तो यहाँ लिखेंगे चाप जो है BC हो जाएगा। और त्रिज्या क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जो देख रहे हैं यह यक्स है, इसके क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो डी फाई बराबर क्या आ गया, BC बटा यक्स है। कोण का जगह पे क्या लिखेंगे, डी फाई, चाप जो है BC है और त्रिज्या क्या है, यक्स है। अब यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे इसमें, तो गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा, BC बराबर यक्स डी फाई। किसका मान ला दिए, यहाँ BC का मान निकल गया यक्स डी फाई। अब यहाँ जो है BC को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यक्स डी फाई यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो अगला लाइन बनेगा DB बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान होगा 4 पाई होगा, आई हो जाएगा, BC को हटाएंगे तो यक्स जो है डी फाई हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, नीचे यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो किसको हटा दिए, तो BC को हटा दिए और BC के जगह पे क्या लिखे हैं, यक्स डी फाई। यहाँ पे BC का मान निकला है यक्स डी फाई। अब यहाँ पे एक यक्स से एक यक्स को काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, DB बराबर बचेगा म्यू 0 अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आई बटा यक्स, और क्या बनेगा, डी फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नोट होने के बाद से अब यहाँ पे एक त्रिभुज और लेंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। त्रिभुज का नाम है BBQ, या यहाँ से लिख सकते हैं PQB में, मतलब इस त्रिभुज में चलेंगे जिसमें जो फाई कोण बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्या नाम है, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज का नाम है PQB में। अब इस त्रिभुज में जो है कास का मान निकालेंगे। तो कास थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कास जो फाई हो जाएगा, यहाँ पर कास फाई बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कोण होता है। ये किसका सूत्र है, कास का सूत्र है, कास फाई बराबर आधार बटा कोण। तो यहाँ लिख लेंगे कास फाई बराबर आधार। अब चित्र में देख लेंगे आधार क्या है, तो आधार जो है यहाँ से लेकर के इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आधार क्या है, आर है। क्या है, आर है, और कोण क्या है, यक्स है। तो आधार आर और कोण क्या है, यक्स है। तो त्रिभुज का नाम क्या है, PQB में जो हम लेके चले हैं, तो इसमें आधार आर और कोण क्या है, यक्स है। अब यहाँ पे जो है मान रख लेंगे। आधार के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आधार के जगह पे लिख लेंगे आर, और कोण के जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स लिख लेंगे। तो अगर यक्स को हम ऊपर कर दें तो कास को नीचे भेज देंगे, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आर बटा क्या हो जाएगा, कास फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका मान निकाल दिए, यहाँ पे जो है यक्स का मान निकल गया है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे यक्स है, तो यक्स को अगर हटा दें तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आर बटा कास फाई यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो अब अगला लाइन जो बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे DB बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे आई बटा यक्स को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आर बटा क्या हो जाएगा, कास फाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे डी फाई हो जाएगा। अब ये कास फाई जो है नीचे है वह कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, DB बराबर जो है म्यू 0 अपान क्या है 4 पाई है, और जो कास जो है नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो आई जो हो जाएगा कास जो है फाई, और यहाँ लिखेंगे बटा में क्या है, तो बटा में जो है आर है, और यहाँ लिखेंगे डी
फाई हो जाएगा। तो यह किसका मान निकाल लिए? तो dB का जो मान निकल चुका है। अब यहाँ लिखेंगे संपूर्ण धारावाही चालक में। अब संपूर्ण जब चलेंगे तो यहाँ लिख लेंगे संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर जो बिंदु P था, चित्र में देखे होंगे आप लोग, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा? तो संपूर्ण जब धारावाही चालक पे चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र बनेगा यहाँ नोट कर लेंगे। B बराबर समाकलन कोण क्या था? यहाँ पे φ1 था, पहला कोण ऊपर जो बना था चित्र में देखे होंगे φ1, और φ1 जो है प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, और यहाँ क्या है φ2, और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dB हो जाएगा। तो यह किसके लिए बना है? संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या बनेगा? तो B बराबर समाकलन, यहाँ φ1 हो जाएगा, ये प्लस है, और φ2 क्या है माइनस है, और dB है। तो चित्र में बताया गया है कि φ1 प्लस क्यों है और φ2 क्यों माइनस है। अब यहाँ पे dB के स्थान में जो मान ये निकला है यहाँ पे रख लेंगे। तो जब मान रखेंगे तो क्या बनेगा? B बराबर जो होगा समाकलन हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे φ2 माइनस, और यहाँ लिखेंगे φ1, और dB को जब हटा देंगे तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? μ0/4 पाई I बटा क्या है R cos फाई, और यहाँ हो जाएगा d फाई हो जाएगा। तो अब जब समाकलन करेंगे तो समाकलन किसके सापेक्ष होता है? जैसे फाई है तो फाई के सापेक्ष ही होगा, शेष जो रहेगा यह क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? B बराबर हो जाएगा, और इसमें से बाहर क्या आ जाएगा μ0/4 पाई बाहर होगा, I भी बाहर होगा, और क्या होगा R भी बाहर होगा, समाकलन, और यहाँ क्या लिखेंगे φ2 माइनस, और यहाँ क्या होगा φ1 प्लस, और क्या बचेगा cos फाई d फाई बचेगा। तो जो समाकलन अब किसका करना है? तो फाई के सापेक्ष ही करेंगे, तो शेष जो है हमारा क्या हो गया बाहर हो गया, μ0/4 पाई I बटा R जो है बाहर कर लिए। अब यहाँ समाकलन कास का समाकलन क्या होता है? तो यहाँ पर जो है कास, जो गणित में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि कास फाई का जो समाकलन होता है वह होता है कास फाई, और यहाँ लिखेंगे डी फाई बराबर क्या होगा? तो कास का जो होता है वह साइन होता है। क्या होता है? साइन। तो यहाँ लिख लेंगे साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई। कास का समाकलन क्या बनता है? साइन बनता है। यह आप सभी विद्यार्थी गणित में पढ़े होंगे। जो बायोलॉजी वाले होंगे इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप सभी विद्यार्थी सूत्र को याद कर लीजिएगा कि कास फाई का समाकलन क्या होता है। तो कास फाई का जो समाकलन साइन फाई होता है। क्या होता है? साइन फाई हो जाएगा। तो अब यह समाकलन चिन्ह को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अगला लाइन जो बनेगा b बराबर क्या बनेगा? μ0/, हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, I बटा क्या है R हो जाएगा, और यहाँ पे जो है समाकलन चिन्ह को हटा देंगे। कास का जो है समाकलन क्या होता है? तो साइन होता है, साइन फाई लिख लेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। ऊपर पावर क्या है? φ1 है, और यहाँ क्या है φ2 है, यहाँ माइनस हो जाएगा। पावर जो क्या है φ1, मतलब φ1 जो कोण था ये ऊपर रहेगा, और φ2 जो रहेगा माइनस नीचे हो जाएगा। अब इसमें जो है मान को रखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी समाकलन पढ़े होंगे कि इसका मान कैसे इसके अंदर रखा जाता है। तो यहाँ सीख लीजिए b बराबर क्या होगा? μ0/, क्या होगा 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा I बटा R हो जाएगा। अब यहाँ कोष्टक में लिखेंगे। अब एक बार जो है जब फाई के स्थान पे क्या लिखा जाता है? φ1, तुरंत माइनस करते हैं, और एक बार क्या रखेंगे? φ2 रखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि साइन जो है पहला मान क्या रखेंगे? φ1 माइनस होता है, तुरंत यहाँ माइनस किया जाता है, और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन, और यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस φ2। मतलब जब मान को रखा जाता है
तो जब यह पहला मान को जब रख लेते हैं यहाँ पर फाइव के जगह पे क्या रखेंगे, एक बार फाइव रखेंगे, तुरंत क्या करेंगे यहाँ पर माइनस होता है और साइन क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। मतलब एक बार 5 और एक बार क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस रख लेंगे। तो अगला जो हमारा बनेगा b बराबर क्या बनेगा μ0 अपान क्या होगा 4 हो जाएगा, i बटा क्या है r हो जाएगा कोष्टक में। अब यह माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ पर साइन 5 और यहाँ लिख लेंगे प्लस साइन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस जब माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा यह सूत्र का निगमन। परिमित जो है क्या है, लंबाई के रुजरेखी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह तीव्रता का क्या है सूत्र है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने एक एक लाइन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ समाकलन का नियम लागू किया गया है, तो बायोलॉजी वाले लड़कों थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह समाकलन आप सभी विद्यार्थी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कैसे भरा गया है और यहाँ पे जो और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे लेंज का नियम। अब ये लेंज का नियम मतलब खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इनके नाम से ही अब लेंज मतलब कौन से लेंज थे, तो उनका नाम पूरा नाम क्या था हेनरिक लेंज। कौन थे, हेनरिक लेंज थे और कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के। लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने किया था। मतलब लेंज का नियम का जो है खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कहाँ के थे, जर्मन के थे और उनके नाम से ही जैसे हेनरिक लेंज लिखा गया है तो इसलिए क्या हो गया लेंज का नियम है। अब इन्होंने क्या बताए थे, जैसे आपके घर में दो भाई हैं तो एक भाई दूसरे भाई का क्या करता है विरोध करता है, कभी झगड़ा होता है तो एक दूसरे का क्या करने लगते हैं विरोध करने लगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ परिपथ में आपका एक दूसरे का क्या करेगा विरोध करेगा। अब यहाँ लिख सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब देखिए माने कोई परिपथ है, उस परिपथ में जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल है अथवा उसको कह सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं वह उत्पन्न होती हैं। कितना आसान है, क्या कहेंगे किसी वैद्युत परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होता है सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का क्या करती है विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं। यह बात किसने बताए थे, तो लेंज ने बताए थे। अब इनका नियम क्या है तो समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको कॉपी में अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। जब इसे नोट किए रखेंगे तो आपको चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मकान मालिक हैं और आप उसमें जो है किरायादार जो हैं माने किरायादार के रूप में उसमें रहते हैं। तो आप क्या करते हैं जिस मकान में रहते हैं उन्हीं का क्या करेंगे विरोध करेंगे, माने विरोध करेंगे। तो मान लीजिए आपका अपने मकान मालिक को हमेशा विरोध करते रहेंगे तो ये इसी नियम पर ही क्या बना हुआ है लेंज का नियम भी बना हुआ है। जैसे यहाँ पर एक मकान मालिक है और एक किरायादार है, मान लीजिए मकान मालिक हैं और ये अब कौन है किरायादार हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जब चुंबक को जो है यह n ध्रुव से उसी कुंडली की ओर जाता है तो प्रेरित धारा जो होती है उस दिशा में बहती है ताकि वह चुंबक के कुंडली की ओर आने वाले विरोध कर सके। मतलब यह जो है दो कुंडली जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर यन और यस लिखा हुआ है। यहाँ यस मतलब यह क्या हो जाएगा साउथ, साउथ माने दक्षिण, यन का मतलब नॉर्थ माने उत्तर। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर जब चुंबक का यन ध्रुव किसी कुंडली की ओर जाता है तो प्रेरित धारा उस दिशा में क्या होती हैं बहती हैं ताकि वह चुंबक के कुंडली
क्या कहेंगे, ताकि वह चुंबक के कुंडली की ओर आने का विरोध कर सके। मतलब इधर आने का क्या कर सके, विरोध कर सके। यह केवल तभी संभव होता है जबकि चुंबक के निकट वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करे, जो कि कुंडली के वामावर्त धारा के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जब यहाँ पर जब यन दिशा में जब जाएगा तो यह जो किस दिशा में जा रहा है, वामावर्त। ये तीर को देखिए, वामावर्त दिशा में क्या हो रहा है, व्यवहार करता है। मतलब उत्तरी ध्रुव की भांति जो व्यवहार करे, जो कि कुंडली के क्या हो, वामावर्त धारा में क्या हो, वामावर्त धारा के कारण यह उत्पन्न होता है। अतः दो समान ध्रुवों के बीच जो होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। कौन बल, प्रतिकर्षण चुंबक के कुंडली की ओर क्या होता है, गति का विरोध करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गति का क्या हो रहा है, विरोध करता है। इसका मतलब यह होता है, जो चुंबक जो यहाँ लिखा गया उत्तरी ध्रुव जब इसके पास आता है तो यह जो कुंडली देख रहे हैं जो बना हुआ है, ये किस दिशा में होगा, मतलब इसका विरोध करके और वामावर्त दिशा में क्या होने लगता है, गति करने लगता है। अब यहाँ पे दूर जब यहाँ लिखेंगे, अब दूर जब जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे जब चुंबक कुंडली से क्या होती है, दूर जाती है। अब यह ऊपर जो हम लोग क्या पढ़े थे, जब कुंडली जो है वह क्या थी, चुंबक से क्या होती थी, पास में जब आती हैं तो एक दूसरे का क्या कर देती हैं, विरोध करती हैं। और विरोध करके वामावर्त जो है, वामावर्त दिशा में क्या होती है, वो घूमने लगती हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए तीर जो बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, इससे जो है दूर जा रही हैं। मतलब इससे जब दूर जा रही हैं तो इसका दोनों का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो लिखेंगे जब चुंबक कुंडली से दूर जाती है तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक का कुंडली से दूर जाने का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। मतलब ये दूर जाती हैं, इसलिए यह कुंडली जो है और ये चुंबक से क्या कर रही हैं, विरोध करती हैं। यह केवल तभी संभव होता है यदि कुंडली में धारा क्या रहेगा, दक्षिणावर्त बहे। मतलब इसमें जो धारा बहेगा इसका जो है दक्षिणावर्त, मतलब इसका तीर देखिए नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ था और यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसा तीर है, यहाँ देखिए ऊपर यह वामावर्त, मतलब ऐसे घूमेगा तो वामावर्त, और यह जो है कैसे घूमेगा, इधर से घूमेगा तो क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त घूमता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब जो है चुंबक के पास जो है कुंडली को ले जाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन कब विरोध करते हैं, जब ये दोनों क्या होंगे, जब ये दोनों के बीच में क्या हो, वामावर्त की दिशा की क्या हो, गति हो। और यहाँ पर देखेंगे जब इसको दूर ले जाते हैं तो दक्षिणावर्त की गति में ही यह क्रिया क्या है, संभव होता है। तो लेंज का नियम यहाँ पे दो जो बताया गया है, दोनों चित्र को अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। तो ये दोनों जो बताया गया नियम पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको ये नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाए। तो किरचॉफ के नियम के सहायता से धारा का मान ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इनका जो नियम बना है वह किस पर आधारित है, तो धारा वितरण पर आधारित है। याद रखें, यहाँ बीच क्या लिखा गया, धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब धारा को ज्ञात करने के लिए यह नियम को बनाया गया है। और यह 2 नियम पे आधारित है। पहला जो है आवेश संरक्षक के नियम पर और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो किरचॉफ का नियम क्या है समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बात बताए थे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इन्होंने बताए थे। तो पहले इनके नियम को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट कीजिए, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का
धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने पहला जो नियम दिए थे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे? कामा लिखेंगे, और कामा लिखने के बाद से बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब इसको कहेंगे सिग्मा, इसका नाम है, याद रखिएगा, बीजगणितीय योग कहते हैं। और यहाँ पे हो गया धारा बराबर क्या है? 0। अब इसी में जो है इनका नियम प्रथम नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। यह जो सिग्मा बना है, ऐसे जो सिग्मा बनाया गया, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो क्या है? किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब यहाँ पे सिग्मा आई बराबर 0 जो नोट किए हैं, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक धारा है, ये धारा है, और यहाँ से भी धारा आ रहा है, यहाँ से भी धारा है, यहाँ ये भी धारा है, और यह भी धारा है, और एक और बना लेते हैं, यह धारा है। तो इसमें जो है यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यह संध की ओर धारा आ रहा है, ये भी संध की ओर आ रहा है, और ये भी जो है संध की ओर आ रहा है, और यह जो है संधि से दूर जा रहा है, और ये भी संधि से क्या है? दूर जा रहा है, और संधि से ये दूर जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सी धारा आ रहा है और कौन सी धारा जा रहा है। तो अगर इसका नाम हम लिख दें I1 है, और इसका नाम लिख दे I2 है, और इसका नाम लिख दे I3 है, और इसका नाम I4 है, और इसका नाम I5 है, और इसका नाम I6 है। यह यहाँ पर जो है 6 धारा आपको दिखाया गया है। इसमें से जो 3 धारा जो है संधि की ओर आ रहा है, और 3 धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ नोट कर लेंगे, I1 जो है संधि की ओर है, तो इसलिए I1 जो रहेगा प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा। I2 भी क्या रहेगा? ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस I3 भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब यहाँ जो है I4 क्या है? तो I4 जो है माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। प्लस I जो 5 है वो भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा। प्लस कर लेंगे I जो है माइनस जो है 6 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे I1 I2 I3 जो है प्लस होगा, I4 I5 I6 जो है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यह संधि से दूर जा रहा है। तो अगला लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा? माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह जो क्या आया, मतलब किसी भी परिपथ पर जो हमारा किसी परिपथ किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ जो बिंदु है, बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या गया है? 0 के बराबर आ गया है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन धारा धनात्मक होगा और कौन धारा जो है ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे और भी धारा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक 6 धारा ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको I7 भी लिख सकते हैं, I8 भी बना सकते हैं। बस यह ध्यान देना है कि धारा किधर जा रहा है, मतलब संधि की ओर है या संधि से दूर की ओर जा रहा है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये माइनस को अगर पक्षांतर कर दें तो क्या बन सकता है? तो यहाँ जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कर दें, तो यह पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? R4 बन जाएगा, R5 बन जाएगा, I जो है 6 बन जाएगा।
तो यहाँ जो है I1 I2 I3 और यह I4 I5 I6 जो है ये क्या बन गया, धनात्मक कब हो गया। धनात्मक कब हुआ, जब इसको क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यह सूत्र को भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यह किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया है। सिग्मा आई को जब हटाएंगे तो इसको प्रसार करते हैं। यह सिग्मा आई का नाम है बीजगणितीय योग होता है। जब इसको हटाएंगे तो इसको प्रसार कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस वाले मान को पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली जो धारा का योग और संधि से जो दूर जाने वाली धारा का योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो यह मान आया है इसका जो है, इसके बारे में लिख सकते हैं कि वैद्युत, अब यहाँ नीचे जो है नोट कर लेंगे कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब जो है अभी I1 I2 I3 जो धारा देख रहे हैं वह संधि की ओर आने वाली धारा है। तो वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, योग मतलब जोड़, और यहाँ कामा दिया गया है, मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बराबर है, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के क्या है, बराबर होता है। अब इसमें और भी लिख लेंगे, वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। मतलब जो संधि की ओर जो धारा आता है वह धनात्मक माना जाता है, और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यह जो नियम है किस नियम पे आधारित होता है, तो यह जो नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। मतलब यह जो नियम किरचॉफ का प्रथम नियम जो बना हुआ है वह किस पे नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप सभी विद्यार्थी किरचॉफ का प्रथम नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि संधि की ओर आने वाला जो धारा धनात्मक और जो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, ऋणात्मक, इसमें माना गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना है, अब चित्र के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध लगा है, R1 R2 R3 है, और यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, E1 E2 है, और पहले सेल में बहने वाली धारा जो है I1 है और दूसरे सेल में बहने वाली धारा क्या है, I2 है। तो यह जो बना हुआ है तो इसे बंद पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंद पास कहा जाएगा। तो इसका जो नियम है बहुत ही आसान है, बस इसके सूत्र अगर आपको याद है तो समझिए किरचॉफ का नियम आपका द्वितीय याद हो जाएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब यहाँ पे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जो बंद पास बना हुआ है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि यह क्या लिखा गया है। अगर यह सूत्र आपको याद हो जाए, इसका नाम क्या है, बीजगणितीय है, इसका नाम क्या है, धारा है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है, बराबर है, इसका नाम बीजगणितीय है, और यहाँ जो है ई है वैद्युत वाहक बल है। तो अब इसी से सूत्र के सहायता से ऊपर को जो लिखा गया है इसी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, आई का नाम क्या है, धारा, और उसके क्या है, संगत प्रतिरोध
के गुणनफल, यहाँ बीच में गुणा है, गुणनफल के बीजगणितीय योग, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो यहाँ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग, और उसके क्या हो जाएंगे, समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो नियम ऊपर लिखा गया है इसी में इसका नियम छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है कैसे बनाना है। बस इसका नाम याद रखेंगे, बीजगणितीय योग है, इसका नाम धारा, इसका नाम प्रतिरोध, बीच में गुणा है तो गुणनफल, और इसका नाम है बीजगणितीय योग, इसका नाम वैद्युत वाहक बल, इसका नाम बराबर। सब मिला करके जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली क्या, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसके समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये द्वितीय नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका द्वितीय नियम आपको या जो लिखा गया इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बनाने की ज़रूरत है। आप इस नियम से या इसको बना करके अपने कॉपी में लिखिए, निश्चित है द्वितीय नियम आपको याद हो जाएगा। तो यह द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है और ये द्वितीय नियम का दूसरा नियम क्या है, तो द्वितीय नियम का नाम याद रखिएगा कि धारा भी नियम कहते हैं या उसे वोल्टता का नियम, और ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है। तो नीचे नोट कर लीजिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा के संरक्षण का व्यक्त करता है। मतलब जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित था, तो आवेश संरक्षण पे आधारित था, और किरचॉफ का दूसरा जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का कौन सा नियम, वोल्टता नियम भी कहा जाता है, और इसे पास का भी नियम कहते हैं। बंद पास है इसलिए इसको क्या कहेंगे, पास का भी नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इन दोनों नियम पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो द्वितीय नियम जो है बस इसी में छिपा हुआ है, आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जब इसे एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बाद से यहाँ से बनाने का प्रयास कीजिए कि द्वितीय नियम एकदम आसान हो जाए। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन कुछ नहीं है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो आज का ने खोज किए थे तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे CF व्हीटस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन सेतु का खोज किए थे। तो अब सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, 1 सेल तथा 1 धारामापी को जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया। मतलब प्रोफेसर जी ने 4 प्रतिरोध को लिए, 1 सेल को लिए और 1 धारामापी को लेकर के और जोड़ करके एक ऐसा परिपथ तैयार किए जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किए थे। इस परिपथ व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। जो परिपथ बना था उस परिपथ को क्या कह दिए, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि व्हीटस्टोन सेतु कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने कितने परिपथ में कितने प्रतिरोध लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, 1 सेल और 1 धारा मापी को लेकर के जोड़ करके एक विशेष परिपथ बनाए थे।
उस परिपथ का नाम क्या था? बाइस्टोन सेतु कहते हैं। अब इनका नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे? तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो सूत्र बना है इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है। तो यह सूत्र कैसे बना है आपको सीखना है, और यह सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, मतलब कैसे ये इन्होंने सूत्र को बनाए थे, तो आज जो है आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को बनाना सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार सेतु के संतुलन व्यवस्था में, मतलब उनका संतुलन व्यवस्था किए थे, 4 प्रतिरोध लेकर के संतुलन व्यवस्था किए थे। तो सेतु के किन्हीं दो संलग्न याद रखिए, संलग्न लिखा गया, 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, यह प्रतिरोध है। P और Q क्या है? प्रतिरोध है। तो किन्हीं दो जो है संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है? बराबर होता है। यह बात किसने बताए थे? तो बाइस्टोन सेतु ने बताए थे कि जो यह परिपथ है आपका, जो प्रतिरोध है, तो कितने प्रतिरोध इसमें हैं? तो P और Q 2 प्रतिरोध है। तो कहेंगे किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात कहाँ से आ गया? तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह सूत्र कैसे बना है, अब इस सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करेंगे कि बाइस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन, मतलब बाइस्टोन सेतु ने जो सूत्र बनाए थे भी P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा। तो परीक्षा में जो है प्रश्न को बदल दिया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या आता है परीक्षा में? तो किरचॉफ की सहायता से बाइस्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न आपको बताया गया है, दोनों प्रश्न का उत्तर जो है एक ही होगा। यहाँ नाम रख दिया गया किरचॉफ का नियम और बाइस्टोन सेतु, दोनों लोग का नियम की सहायता से जो सूत्र बना है P/Q बराबर R/S, ये कैसे बना है अब इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे। यह जो चित्र बना है इसमें 4 प्रतिरोध लगा है और ये 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है? तो 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें एक धारा मापी लगाया गया है और एक सेल लगाया गया है और यहाँ पे कुंजी K1 है और ये कुंजी जो है K2 है। जब दोनों इसमें सटेगा तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसने यहाँ पे कुंजी लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस परिपथ को पहले आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने रफ पे अपने कॉपी में इसको खींच लीजिए और यहाँ जो चित्र बना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिरोध का नाम क्या है, कितने प्रतिरोध हैं, कितने सेल हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारा मापी है। 4 प्रतिरोध का नाम क्या है? PQRS है। तो यहाँ पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे, यहाँ से जो धारा ऊपर की तरफ बह रहा है, यहाँ यह जो ध्यान देंगे यह जो तीर बना है इसी में आपको समझना है। यह धारा जो है मैंने प्रतिरोध P में गया है तो आपको सीधा गया फिर से यहाँ पर कि I1 जो धारा है Q में है, यहाँ पे धारा जो है S में है और यह जो धारा I2 जो है R में है। तो यहाँ तो धारा विपरीत भी धारा चल रहा है। यहाँ जैसे यहाँ ऊपर की तरफ गया तो ये इधर एक दूसरे का विलोम है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर इधर से आपका विपरीत दिशा में है। तो यही विपरीत दिशा में आपको ध्यान देना है। कल के वीडियो में जो बताया गया था किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन किया जाएगा। पहले यहाँ लिखेंगे माना,
माना 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? माना 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं? तो P है, Q है, R है, S है। किस क्रम में जुड़े हैं? 4 प्रतिरोध P, Q, R किस में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रहा होगा। किस क्रम में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो है बंद पास जो है, बंद पास का नाम, ये आधा को पहले नोट करेंगे, उसके बाद से आधा। तो आधा का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका नाम A, B और ये क्या है? D, A। मतलब आधा का नाम हो गया A, B, D, A हो गया। और आधा का क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा B और यहाँ होगा C, D, B हो जाएगा। तो इसमें आधा आधा जो है प्रयोग करेंगे। पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एक खंड का मतलब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास। बंद पास, पास में नाम रख। बंद पास क्या नाम है पहला का? तो लिखेंगे A, B, D, A में, मतलब A, B, D, A में। अब यहाँ जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में, बहुत आसान है। तो किरचॉफ का नियम। अब यहाँ देखेंगे ये I1 है। I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है, मतलब P प्रतिरोध में। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर I1, I1P। और यहाँ देखेंगे उल्टा है, विपरीत दिशा में है। यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जाएगा विपरीत है, इसलिए माइनस। और यहाँ लिखेंगे I2 और यहाँ लिख लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम में कल बताया गया था। तो यह क्या हो जाएगा? I1P, मतलब यहाँ I1P और माइनस क्या हो जाएगा? I2R हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा? I1P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है? तो किरचॉफ के नियम से लागू किया गया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R बराबर 0। यह माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो है बंद पास, अब आधा जो हमारा प्रयोग हो चुका है, अब आधा और जो है बंद पास का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नाम क्या है? तो बंद पास जो है इसका नाम होगा B, C और क्या होगा? D, B। तो यहाँ लिखेंगे B, C, D, B में। अब यहाँ पर भी जो है किरचॉफ का नियम लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान नियम है किरचॉफ का नियम। अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा? अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1Q है, मतलब यह I1Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए धारा जो है विपरीत है। यह चिन्ह को ध्यान देना है। चिन्ह जो ध्यान देंगे, ये इधर की तरफ आ रहा है और यह इधर की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे I1Q माइनस I2 क्या होगा? यस बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ जो है माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? I1Q बराबर हो जाएगा I2S हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। समीकरण 2 से कर लेंगे। तो
तो भाग कैसे दिया जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, I1P था, और बटा में क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा I1Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा I2 जो है R हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा I2 जो है यस हो जाएगा। तो यह दोनों समीकरण को क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया, भाग दे दिया गया। ऊपर वाला जो समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब यह I1 से I1 को I2 से I2 को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा यस। तो यह सूत्र कितना आसान है, किरचॉफ का नियम के सहायता से बॉयस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये भी क्या ध्यान देना है, धारा किस दिशा में जा रहा है, बस यही देखना है। आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको सूत्र का निगमन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे नोट कर लीजिएगा, यही सेतु संतुलन शर्त है या यही सेतु संतुलन का नियम है, लिख सकते हैं। तो नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बॉयस्टोन सेतु ने क्या सूत्र बनाए थे, किसके सहायता से बना था, तो किरचॉफ के नियम के सहायता से बनाया गया था। P बटा Q बराबर R बटा यस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बॉयस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुप्रयोग। माने बॉयस्टोन सेतु ने सिद्धांत के कितने अनुप्रयोग हैं, तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि बॉयस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग करके अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए दो उपकरण, कितने उपकरण, दो उपकरण बनाए गए। कितने उपकरण, दो उपकरण बनाए गए। मतलब इनके जो सिद्धांत के जो अनुप्रयोग थे, इनके सहायता से दो जो है उपकरण को बनाए गए। पहला का क्या नाम है, तो पहला का नाम जो है मीटर सेतु है। क्या नाम है, मीटर सेतु। और दूसरे का नाम याद रखेंगे, दूसरा का नाम जो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स यह दोनों जो है उपकरण के सहायता से किसका मान ज्ञात करेंगे, तो यह दोनों उपकरण के सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया है। विलगित गोली चालक में जो है धारिता कितना होता है, आज जो है सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए, और यह हेडिंग जो है बहुत ही क्या है, IMP है। सबसे पहले एक गोली चालक बनाएंगे, और गोली चालक जो बनेगा उस पर जो है यह धन आवेशित क्या रहेगा, आवेश रहेगा। इसका यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से जो है इसकी दूरी, टोटल दूरी इसका जो है त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को किसे प्रदर्शित करेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ चित्र में क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर एक विलगित गोली चालक है, उस पर जो है आवेश क्या है, प्लस धन आवेश है, और उसमें विभव में होने वाली वृद्धि क्या है, भी है। तो इतना पहले माना में जो है लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे माना पर लिख लेंगे, माना रहेगा R त्रिज्या, मतलब त्रिज्या कितना है, R है। लिखेंगे माना R त्रिज्या वाले विलगित गोली चालक को प्लस Q आवेश देने पर, उसके विभव में होने वाली वृद्धि,
होने वाली वृद्धि भी है, वाली वृद्धि क्या है, भी है। तो अब इतना जो है पहले क्या करेंगे, माना में लिख लेंगे। तो माना जो है आर त्रिज्या, मतलब ये आर त्रिज्या का विलगित गोली, विलगित मतलब इसके ऊपर आवेश हो, इसलिए इसको विलगित बोला जाता है। विलगित गोली चालक प्लस क्यू आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी है। तो अब इतना लिखने के बाद से जो है, और जो है यह सूत्र जो है बताया जा चुका है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या पढ़े हैं, भी बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलम जीरो, और क्या होता है यहाँ पर अपसाइलम जीरो भी कह सकते हैं या अपसाइलम नॉट भी कह सकते हैं, Q/R होता है। Q/ क्या होता है, R। यह सूत्र का निगमन जो है फर्स्ट पार्ट में, मतलब पहला पार्ट में इस सूत्र का निगमन बताया जा चुका है। इसका नाम है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलम जीरो Q/R। अब यहाँ देखेंगे R जो है किसके बराबर है, मतलब इसमें त्रिज्या किसके बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे R जो है R के बराबर है, मतलब ये दूरी यहाँ से केंद्र से जो दूरी है वह किसके बराबर है, R के बराबर है। मतलब इस R को हटा देंगे और लिखेंगे यहाँ पर भी बराबर 1/4 पाई, क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलम जीरो हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q/, और इस R को हटा देंगे तो क्या बनेगा, बड़ा R बन जाएगा। और इसको जो है समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 कैसे बना है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। किसको हटाया गया है, इस R के जगह पे जो है स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R रखा जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है क्या माना गया है, कैपिटल R माना गया है। अब इसमें सूत्र का निगमन क्या करना है, तो वैद्युत धारिता का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे वैद्युत धारिता। यह कल के वीडियो में बताया गया था कि वैद्युत धारिता क्या होता है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक बीमा सब बताया जा चुका है। तो इसका सूत्र क्या होता है, C बराबर क्या होता है, आवेश बटा जो है विभव होता है, विभव में होने वाली वृद्धि होता है। अब यहाँ पर जो है भी का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं भी का मान रखने पर, जो भी का मान ऊपर निकला है समीकरण 1 में, वही मान यहाँ पे रखेंगे भी का मान रखने पर। अब यहाँ भी के जगह पे जो है मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, C बराबर हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q/, भी को हटा देंगे और भी के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/4 पाई अपसाइलम नॉट कह सकते हैं या अपसाइलम जीरो कह सकते हैं। भी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q/ जो है R हो जाएगा। ये किसका मान रखे हैं, भी का। यहाँ भी का मान देख सकते हैं क्या आया है, 1/4 पाई अपसाइलम जीरो Q/R जो है ये इसके स्थान पे, इस भी के स्थान पे रख लेंगे। तो यह जो मान जो है नीचे वाला मान जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो जब सबसे ऊपर जाएगा तो C बराबर क्या बनेगा, Q गुणे, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 4 पाई अपसाइलम जीरो इंटू R हो जाएगा, और बटा में क्या है, तो Q में 1 का गुणा करेंगे, तो Q में 1 का गुणा करेंगे तो Q का नाम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब ये Q से Q को क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब अंश में भी है और हर में भी है, तो ये Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद C बराबर बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 4 पाई अपसाइलम जीरो बचेगा, और क्या बचेगा, R बचेगा। तो यह जो सूत्र आया ये किसका सूत्र है, तो विलगित गोली चालक में धारिता का यह सूत्र का निगमन कराया जा चुका। तो ये C बराबर क्या सूत्र बनता है, 4 पाई अपसाइलम जीरो R होता है। यह सूत्र आपको याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। अब यहाँ कुछ विशेष बातों को जानकारी रखेंगे। अब विशेष बात क्या है, अगर ये 4 पाई अपसाइलम जीरो को अगर नियतांक मान लें तो ये क्या बनेगा, C जो है अनकर्मानुपाती किसका हो जाएगा, R का। मतलब ये धारिता जो है, वैद्युत धारिता जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या के, R का नाम क्या है, त्रिज्या, तो R के कहेंगे त्रिज्या के अनकर्मानुपाती होता है। इस चिन्ह का नाम क्या है, अनकर्मानुपाती इस चिन्ह का नाम है। तो यहाँ लिख लेंगे कि गोली चालक की जो धारिता होता है,
यहाँ लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, धारिता और यहाँ कामा दे देंगे धारिता, उसके त्रिज्या, उसके त्रिज्या के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, उसके त्रिज्या के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ लिख लेंगे अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो है कंपटीशन का भी क्वेश्चन बनता है कि गोली चालक की जो धारिता होता है वह किस पे निर्भर होता है। तो गोली चालक की जो धारिता होता है वह त्रिज्या पर क्या होता है, निर्भर रहता है। अगर यहाँ पे दो गोली चालक की बात कहा जाए तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, यहाँ पे सूत्र क्या बने, C1 बटा क्या हो जाएगा C2 और यहाँ हो जाएगा बराबर और यहाँ क्या लिखेंगे R1 बटा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यह किसके लिए बना है, दो गोली चालक की जो है धारिता के लिए बना है। C1 बटा C2 बराबर का हो जाएगा यहाँ पर R1 बटा R2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सूत्र का निगमन जो है आप सभी विद्यार्थी जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही जो है बताया जाएगा। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो है सूत्र का निगमन बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।